कि हमने कहा था कि जो हम संख्याएं उपयोग में लाते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, जो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम से ही डिफाइन किए जाते हैं, उन संख्याओं को हम सबसे पहले एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट कैन बी डिवाइडेड इन द टू पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल जिसको वास्तविक कहते हैं, इमेजिनरी जिसको आभासी या काल्पनिक कहते हैं। फिर से हमने उसकी डिफिनीशन बताते हुए कि रियल कौन है, इमेजिनरी कौन है। रियल को ही हम अपना पूरा बेस बनाते हुए उसको फिर से दो भागों में बांट दिए, रैशनल इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। कल मैंने, मुझे जहां तक क्लियर है कि मैंने परिमेय और अपरिमेय की डिफिनीशन प्रॉपर दे दिया था। कुछ बातें आज हम लोग यहाँ पर परिमेय अपरिमेय से और करते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमने जैसे बांटा था कि हमने कहा था कि जो रियल नंबर हमारा है, रियल नंबर जिसको आप लोग हिंदी में क्या कह रहे थे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसका एक सिंबल है डिनोट करने का, कैपिटल आर, इसी के माध्यम से इसको डिनोट किया जाता है। इसको दो भागों में हमने बांट दिया था। एक बटकर आया था रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर डिफिनीशन आपने प्रॉपर लिख ही लिया था, जिसको हिंदी में आप कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको आप कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जब हम डिफिनीशन पढ़ा रहे थे उसी दौरान मैंने स्पष्ट किया था आप लोगों को कि रैशनल क्या है और अब इरेशनल क्या है, परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो परिमेय को मैंने कहा था कोई भी संख्या अगर हम p बटा q के रूप में लिख सके, अर्थात एक भिन्न बना सके, जहां पर दो बातें समझना आवश्यक है। एक तो ये समझना है कि q कभी जीरो ना हो, और जो p हो और q हो, कल एक लोगों ने चर्चा किया था हमसे, p और q जो हो दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब हो कि एक ऐसी संख्या जिसमें ना तो कोई दशमलव लगा हो, ना वह भिन्न के रूप में लिखा गया हो, जैसे 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 3 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, वो संख्या हमारी पूर्णांक है। तो अगर ऐसी संख्या आप लिख पा रहे हैं तो सभी की सभी संख्याएं आपकी परिमेय है। मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे कि हमने कहा था कि वह संख्या, वह प्रोसेस, बेसिकली संख्या तो नहीं कह सकते, वह प्रोसेस जिसको अगर हमें अप्लाई करूं तो संख्या हमारी मतलब नॉन टर्मिनेटेड हो, ना तो विभाजित किया जा सके। विभाजित भी दो स्थितियां बनती हैं, एक पूरी तरह से विभाजित की बात होती है, एक तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद के विभाजन की बात होती है। तो मैंने आपको समझाया था कल की कौन सी, मतलब विभाजन का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है विभाजन के दौरान, ये सारी बातें मैंने कल आपको बताया था। तो हमारी वह संख्या जो कि ना तो विभाजित हो और ना विभाजित हो, आवर्ती भी ना हो, जबकि मैंने आपको स्पष्ट किया था कोई भी डिवीजन अगर आप परफॉर्म करेंगे, या तो पूरी तरह से वह कटने की स्थिति रहेगी, या दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 100% रिकरिंग अर्थात आवर्ती हो जाएगा, मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद कुछ पद या एक सिंगल टर्म अपने आप को रिपीट अर्थात दोहराना शुरू करेगा। तो ये बातें मैंने आपको अपरिमेय के अंतर्गत बता दिया था, आपको स्पष्ट था, वो भी क्लियर था, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने इसके लिए कहा था कि भाई देखो, भाग वाले नंबर या भिन्न वाले नंबर कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, कोई भी भिन्न संख्या अपरिमेय कभी जीवन में नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनकी वजह से यहाँ पर वो अपरिमेय बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक 2 अगर हम उसका वर्गमूल निकालें, लाइक 3 अगर हम उसका वर्गमूल निकालें, लाइक 5, लाइक 6, लाइक 7, लाइक 8, ये सब जितनी भी संख्याएं बनती हैं सबकी सब आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए और मुझे थोड़ा सा यस नो में उत्तर बताइए, क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए, उसकी व्याख्या भी हम लोग कर लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डाउट भी आपके चले जाएंगे। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 1/2, परिमेय है कि नहीं है। परिमेय आर, अब आप बता सकते हैं परिमेय का मतलब रैशनल और इरेशनल। रैशनल को एक सिंबल क्यू से डिनोट करते हैं, आपको पता है, तो यह परिमेय है, p/q के रूप में लिखा गया है, परिमेय है, आप इसको परिमेय बोलिए। अब मान लीजिए मैंने कहा कि 3/7 है, अगर हम नेगेटिव में कह दें तब भी यह परिमेय है। अगर हमने 5 लिखा है तो 5/1 है, यह भी परिमेय है। अगर मैंने आपसे कहा कि 0.2 है, अब आपसे मैं पूछूं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप तब भी कहोगे सर ये परिमेय है, क्यों, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूं, अर्थात 1/5 लिख सकता हूं, मतलब अब भी यह परिमेय है। तो परिमेय ये सब की सब देखिए लगभग लगभग आपको परिमेय नजर आती जा रही हैं। एक दो एग्जाम्पल देखिए जैसे कंफ्यूज करते हैं, लाइक अगर हमने कहा कि 1/3 है, ध्यान से देखिएगा, अब आपके मन में आ रहा है सर अगर हम इसको डिवाइड करें तो यह टर्मिनेट तो कभी नहीं होगा, मतलब कटेगा कभी नहीं, लेकिन नहीं कटेगा तो आपको कन्फर्म है कि यह आवर्ती हो जाएगा, मतलब 0.3333 समथिंग हो जाएगा। या फिलहाल आपको इससे समझने की जरूरत ही नहीं है,
यहीं से समझिए कि ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हैं और q का मान अर्थात भिन्न का हर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो आप इसको भी कहिए यह भी परिमेय है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अब पूछूंगा उसको आप लोग मुझे बताइएगा। एक नंबर जैसे मान लो मैंने लिखा कभी 3/0, अब मैं आपसे पूछूं कि यह परिमेय है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि नीचे क्या है, जीरो है। नीचे अगर संख्या के जीरो हो गया तो आप वह संख्या परिमेय नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर मान लो मैंने 0/3 लिखा होता तो आप इसको परिमेय बोलिए, क्योंकि एक बात दिमाग में हमेशा रख लीजिए, किसी भिन्न के अगर ऊपर का भाग जीरो होगा तो हम मान हमेशा जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब वह जीरो ही है। मतलब जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होती है और जीरो को अगर एक्सप्लेन करना है तो 0/समथिंग लिखा जा सकता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक परिमेय है। लेकिन समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ इंटीजर, नॉट अ रैशनल नंबर। आप इसको अनडिफाइंड, अपरिभाषित कहते हैं, कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए यह परिमेय नहीं है, जबकि यह परिमेय है। एक पीडीएफ और सबके लिए चिंता मत करो कुलदीप, उसके लिए आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। फिर देखिए, जैसे एक कंफ्यूजन हमारे मन में आता है हमेशा, जैसे मान लो मैंने एक टर्म उपयोग में लाया 22/7। आप ध्यान से देखिए, एक 22/7 आप जानते हैं अक्सर उपयोग में लाया जाता है, पाई का मान होता है। पाई एक सिंबल है, कलम से कुछ लोगों ने चर्चा किया सर पाई, तो पाई के हिसाब से आपको समझिए कि उसका मान क्या क्या होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है, और इसको अगर थोड़ा सरलतम रूप में लिखा जाए तो 3.14 लिखा जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप चलिए, ठीक है। बाकी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, अच्छे से कराऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जैसे पाई का मान मैंने कहा 22/7 है, और इसको अगर आप थोड़ा हल करिए 7 से भाग दे करके 3.14 समथिंग आएगा। अब जब कभी आपको 22/7 दिया है तो यह एक भिन्न है, ध्यान से देखिए, पी बटा क्यू का रूप है, क्यू का मान जीरो नहीं, तो यह परिमेय है, यह परिमेय है। 3.14 अगर आपको दिया है तो 3.14 को भी आप 314/100 लिख सकते हैं, काटेंगे और सरलतम होगा, तो यह भी एक भिन्न है। लेकिन जब पाई केवल दिया रहेगा सिंबल के रूप में, तो आप पाई को भिन्न परिमेय नहीं बताइएगा, यह परिमेय नहीं है, क्योंकि यह एक प्रतीक है, यह सिंबल है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित किया जाता है? पाई को हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी उपयोग में लाते हैं, जहां पे हम रेडियन की तरह उपयोग में लेते हैं और पाई का मान 180 डिग्री बना देते हैं। तो पाई अपने आप में अलग अलग प्रक्रियाओं में, अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग तरीके से, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने जो कहा कि आपको जो है, पाई को अगर हमें केवल सिंबल के रूप में दिया जाएगा तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जबकि अगर हम पाई के मान को कभी आपको देंगे 22/7 से लेकर के 314, मतलब किसी भी मान को अगर आप दशमलव या भिन्न के रूप में लिख कर देंगे हम उसको, तो मतलब मेरा ये कहने का है, सीधा सीधा शब्द है, कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी मान अगर भिन्न के रूप में दिया है, जिसको भी आप भिन्न के रूप में लिख पाए, दशमलव के रूप में लिख पाए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी संख्या हो, अगर वह प्रतीक नहीं है, अगर वह डिफाइंड नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। सॉरी, अगर प्रतीक है और डिफाइंड नहीं संख्या है तो उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी की सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्याओं का यही प्रोसेस है, आमतौर पर आपको जितनी भी संख्याएं मिल जाती हैं वो सभी की सभी परिमेय होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यस, मेरी बात समझ गए? तो पाई इरेशनल है, यहाँ तक कंफर्म हो गया है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पन्ने को आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, इसके आगे मैं चल रहा हूँ। तो दो चीजें आपको कंफर्म हो गई थी, एक तो मैंने कल ही बता दिया था कि रियल नंबर और इमेजिनरी में क्या फर्क है। आज हम लोग एक प्रकार से चर्चा कर लिए परिमेय और अपरिमेय में क्या फर्क है। मैंने कल काफी हद तक इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, क्लियर बता भी दिया था। यहाँ पर एक बात समझ में हमको आ गई है कि अगर हमारे पास संख्याओं का एक समूह था, ध्यान से देखते जाइएगा, संख्याओं का एक समूह इस लाइन पर अवेलेबल था जो खुद बटकर आया था। अगर सोचो तो ये खुद भी बटकर आया था। इससे पहले हमने कहा था भाई ये क्या था, अगर आप इसको सोच पा रहे हैं तो यह रियल नंबर लाइन का प्रोसेस है, प्रेजेंटेशन है। और रियल भी कहां से बटकर आई थी, कॉम्प्लेक्स से बटकर आई थी। कॉम्प्लेक्स दो भागों में बटा था, तो एक तरफ आभासी गया था, दूसरी तरफ हमारी वास्तविक बनकर आई थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल आभासी कुछ नहीं होता है, आभासी संख्याओं के एक प्रदर्शन को ही हम आभासी कह देते हैं। संख्याओं का एक प्रेजेंटेशन है जो कि आभासी बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। तो आप ऐसे समझ करके चलिएगा कि अगर सही पूछा जाए तो दिस इज द होल ओरिजिन ऑफ द नंबर, यही कंप्लीट नंबर का एक कलेक्शन है, यही एक प्रॉपर, हाँ बिल्कुल होगा सौम्या जी, 3.14 रैशनल है, मैंने बता दिया था। यहाँ पर यही होल ओरिजिन है, यही कंप्लीट ओरिजिन है। मैंने जैसे इसको भी दो भागों में भी बांट कर आपको बताया, इसमें भी दो भाग में संख्याएं बढ़ जाती हैं, एक आपकी परिमेय अगर बनी है और दूसरी आपकी अगर अपरिमेय बनी है। तो आप यह भी जान लीजिए कि आमतौर पर अगर सब वास्तविक थे, कोई आभासी नहीं था, वो आपका प्रदर्शन आभासी बना रहा था,
उसी प्रकार से सभी के सभी परिमेय है, अपरिमेय कुछ नहीं है। अपरिमेय भी एक बनने की स्थिति है। आप संख्याओं को ऐसे रूप में लिख देते हैं, कैसे? जैसे कि ऐसे लिख दिया, जैसे ऐसे लिख दिया, और किनको लिख दिया, वो भी सिलेक्टेड नंबर्स। अगर 2 की बात किया जाए, 2 तो परिमेय है, बट 2 को रूट के अंदर रख दिया तो अपरिमेय बन गया। 3 की बात किया जाए, 3 परिमेय है, लेकिन 3 को रूट के अंदर रख दिया तो अपरिमेय। एक्चुअली वह नंबर नहीं है एग्जैक्टली, यह नंबर के ऊपर अप्लाइड ऑपरेशन है, मतलब इसका जो मान है वह अपरिमेय है। यह नंबर तो परिमेय था ही। तो यही मेरे कहने का अर्थ था कि अगर हम एक तरह से सोचे तो सब के सब वास्तविक थे और सभी के सभी परिमेय हैं। अपरिमेय भी एक प्रदर्शन का भाग है और आभासी भी एक प्रदर्शन का भाग है। आपने ये भी देखा, कुछ स्पेसिफिक नेचर के नंबर, कुछ एक अलग प्रकार के नंबर जो नेगेटिव थे, अगर उनको रूट में रखा था तो वह संख्या काल्पनिक बन गई थी। वह संख्या क्या बनी थी? काल्पनिक बनी थी। उसी प्रकार से कुछ अलग स्पेसिफिक नेचर के नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उनको हमने यहाँ पे रखा तो अपरिमेय बन गया। इसका मतलब रूट ने नंबर को दो रूपों में डिवाइड करके काफी कुछ हमसे एलिमिनेट करा दिया, हटा दिया कई चीजों को। तो मतलब मेन काम हमको किस पर करना है? मेन काम हमको वास्तविक पर करना है, तो मेन काम हमको परिमेय पर करना है। तो इसलिए हमको आगे का जो बंटवारा करना है वो परिमेय का फिर से करना है। तो आप ध्यान रखिए कि जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या अर्थात जिसको आप कह रहे हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमने अभी आपको स्पष्ट बताया भी था कल भी, किसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल क्यू से। फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग आपका क्या होता है? एक होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। एक होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल अर्थात आप इसको भिन्नात्मक कह दीजिए। तो संख्याएं दो भागों में बढ़ जाती हैं, पूर्णांक और भिन्न में। जैसे हम आपको समझाएं कि मान लीजिए आपके पास अगर मेन कलेक्शन यही था, ले देकर हम इसको एक ऐसे अपनी समझ के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअल तो नहीं था, लेकिन यही मान लो मेन कलेक्शन था। आप मान लीजिए मेरे कहने से ये हमारा मेन कलेक्शन है। इस मेन कलेक्शन से अगर हमें जो विजिबल हैं, जो दिख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, उनको उठा लीजिए। अब आप समझिए, मैंने कहा कि ये मेरे पास मेन कलेक्शन था नंबर्स का, जो दो भागों में बट गया, एक तो पूर्णांक, दूसरा भिन्न। अब हम कैसे कैटेगराइज करें इन संख्याओं को इसके रूप में। लेकिन एक बात कंफर्म समझ लेना, ये मानना कि ये पूरी तरह से रैशनल नहीं है, इसमें रैशनल इरेशनल दोनों हैं, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि मेजर कलेक्शन रैशनल का ही है। इसलिए मैंने कहा भाई इन्हीं से बंटवारा समझ लो तो थोड़ा बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इनमें से जो जो विजिबल आपको दिख रहे हैं, जो जो आपको वहां पे स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, वही पूर्णांक है। वही पूर्णांक है। तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू कर देता हूं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो प्लस इनफाइनाइट। ये कलेक्शन देखो इंटीजर है। मतलब आपने वहां से फिल्टर किया, कहा भाई देखो ये आप लोग ऐसे रहो, बाकी जो जो विजिबल है उनको उठा के लाके आप रख दो अपने पास। अब जो दो विजिबल, दो हमारे पास विजिबल के बीच का जो गैप है, 1 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 का, 0 से -1 का, -1 से -2 का, जो गैप पे नंबर है वही फ्रैक्शंस अर्थात भिन्नात्मक है। मतलब पूर्णांक के बीच उपलब्ध संख्याएं, उपलब्ध संख्याएं क्या हैं? दो पूर्णांक के बीच जो उपलब्ध मान है वही भिन्न है या भिन्नात्मक है। अब आप समझिए, जैसे अगर हम बात करें 0 से 1 तक जाना है तो 0.1, 0.2, 0.3, आपने किसको लिया? आपने उनको लिया जो वहां दिख रहे थे, जो अपीयर्ड थे, उनको उठा लिया तो पूर्णांक है। जो उन अपीयर्ड के बीच का गैप है, उन गैप में जो अवेलेबल हैं उनको उठा दिया तो प्योर फ्रैक्शन है, वो सभी भिन्न है पूरी तरह से। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से हमने उसको फिल्टर करके दो रूपों में, दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया। आई होप आपको समझ में सबको आया होगा। मतलब यहाँ नेगेटिव इंटीजर से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स तक अपीयर्ड नंबर जो प्रेजेंटेड है, जो डिवाइडेड बाय 1 है, जो आफ्टर डेसिमल 0 है। जैसे अगर आप इसको अगर किसी भी संख्या को उठा लो, तो अगर ऊपर x है, चाहे प्लस माइनस x है, कुछ भी बात करो, तो डिवाइडेड बाय हमेशा 1 है। या हम कह सकते हैं कि अगर वह प्लस माइनस x है, 0.0 होगा, मतलब दशमलव आफ्टर 0 होगा और डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो यही सबका सब पूर्णांक है। तो थोड़ा सा हम समझे कि व्हाट अबाउट द इंटीजर, पूर्णांक है क्या। तो आइए हेडिंग कर लेते हैं हम लोग इंटीजर। चलिए सभी लोग फटाफट इंटीजर को हेडिंग कर लो। इंटीजर को हिंदी में कहेंगे पूर्णांक। और पूर्णांक को अगर हम सोचें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एक सिंबल के माध्यम से, तो हमारे पास दो सिंबल होते हैं, आई या तो जेड। क्या होता है?
या तो आई या तो जेड। मेरी बातों को समझने की कोशिश। इंटीजर को हम आई या तो जेड से डिनोट करते हैं, जो कि सिंबल के रूप में जाना जाता है। मैंने एक कलेक्शन बनाया था, माइनस इन्फानाइट से लेके सो ऑन बढ़ते चले गए। यहाँ मान लो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन प्लस इन्फानाइट। यही हमारा पूर्णांक है। ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। आपने अंतर समझ लिया होगा। जैसे मान लो मैं अगर किसी से कहूं, थोड़ा सा मुझे भी आप लोग थोड़ा श्योर कर देना कि मान लो ये लाइन ऐसे मैंने बनाया था, कभी आपके पास एक कलेक्शन के रूप में आई, किसी ने हमसे पूछा ऐसे वर्बल ही कि भैया इन दोनों लाइन में फर्क कुछ है क्या? तो आपको ऑप्शन एक दे दिया कि फर्क नहीं है, या कुछ कोई कह रहा नहीं फर्क है। तो आप इस पर हमसे क्या बताओगे? क्या इन दोनों कलेक्शन के बीच कोई फर्क है? यस और नो? ये प्लीज जरूर बताइए। क्या सभी रियल नंबर इंटीजर है? नो प्रवीण। अभी पूरी तरह से आप क्वेश्चन पे मत जाओ, अभी थोड़ा सा वेट करो, पूरी बातें पढ़ लो, फिर स्ट्रक्चर बना दूंगा तो आपको कंफर्म होगा। ठीक है, मेरी बातें समझिए, मैं जो बता रहा हूं, क्या इन दोनों के बीच कोई फर्क है? अगर सोचा जाए तो एक बहुत छोटा सा भाग है संख्याओं का, जो आपने यहाँ पर बनाया है, बड़ा सा जो कलेक्शन बनाया है, ये उस पूरे का एक बहुत छोटा सा भाग है। अगर आप सोचो तो यह एक सेट है। ये क्या है? सेट है, जिसमें जीरो के बाद तुरंत एक आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, मतलब गैप में कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसकी बात करो तो यह एक रेंज है, एक ऐसा कलेक्शन है जो रेंज दर्शा रहा है। जीरो के बाद एक तक जाने के लिए आपको मैंने डिस्क्राइब किया था, अनंत संख्याएं आप क्रॉस करोगे तब जाके एक पर पहुंच पाओगे। मतलब हर एक दूसरी संख्या से, एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच जो गैप है उसमें इनफाइनाइट नंबर है। जबकि यहाँ पर जीरो से एक तक पहुंचने के बाद तुरंत एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, गैप में कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे हर संख्या के बीच में कामा लगाया गया है, मतलब वो सेपरेटेड है। जबकि इन सबको एक लाइन पर रखा गया है, मतलब वो रेंज को दर्शा रहे हैं। मतलब वहां पे नंबर में इनफाइनाइट का कलेक्शन है, हर एक दो नंबर के बीच में, हर दो नंबर के पेयर के बीच में। जबकि इसमें अगर आप फोकस करके देखो तो यहाँ पर जीरो के बाद एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, -1 है, -2 है, -3 है, कामा से सेपरेटेड है, सबके सब सेपरेट करके रखे गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे सब लोग, और क्लियर होता जाए तो मुझे स्पष्ट बताते जाइएगा कि हाँ हमको बातें समझ में आ रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यह एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जबकि यह उसका बहुत ही नॉमिनल भाग है। समझ रहे हैं ना? बहुत ही छोटा भाग है, दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है। जैसे अगर आपको कभी याद होगा तो कोई, मतलब समुच्चय में जब पढ़े होंगे आप लोग, तो आई को इंटीजर बोला जाता है और क्यू को रैशनल बोला जाता है। तो एक प्रकार से यह इसका सबसेट होता है। मतलब ये बहुत छोटा सा भाग होता है भाई रैशनल का, रियल का, क्योंकि ये दोनों को इन्वॉल्व करता है। ये पूर्णांक को भी और भिन्न को भी, दोनों को भी इन्वॉल्व करता है। ये कहता हमको भिन्न नहीं चाहिए, हम केवल पूर्णांक है। ये हो गया ना? अगर सोचो तो क्यों, मतलब रैशनल या रियल की भी बात करो तो यह दो भाग में बटा होता है, दो लोगों का पार्ट होता है, दो लोगों से मिला होता है। जबकि अगर इसकी बात करो तो यह एक सेपरेटेड पार्ट है, पूर्णांक। अब आ जाओ, थोड़ा समझो और इनको। मुझे लग रहा है कि डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, अब अच्छे से आपको समझ में आया जिससे। अब इसको हम बांटते हैं, इस इंटीजर को अपने, जो हमने आपको रियल नंबर के दौरान बताया था, बाय नेचर ये भी उसी तरह से काम करेगा। जीरो के अगर इधर साइड में जाएंगे तो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के अगर हम इधर साइड में जाएंगे तो सब के सब नेगेटिव इंटीजर होंगे। जीरो खुद न्यूट्रल होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। इसका अर्थ है कि अगर हम राइट में जाएंगे तो हम बढ़ेंगे, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम घटेंगे। राइट में जाएंगे तो बढ़ेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो घटेंगे। मैं एक बात आप लोगों से पूछूं तो आप लोग तुरंत कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा कि विच वन द लार्जेस्ट, सॉरी, अगर हम कह दें आपसे कि जीरो के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नजदीक पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे सर एक है, जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब मेरा कहना है कि जीरो के नजदीक जो सबसे पहला, सबसे नजदीक का पॉजिटिव इंटीजर है, वह आपका क्या है पता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। जबकि जीरो के नजदीक जो सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर होगा, वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। मतलब यह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा एक, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा -1। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसका मतलब ये हो गया
कि अगर हम माइनस मतलब जीरो के इधर साइड जा रहे हैं तो -1 के बाद -2 और छोटा हो गया, -2 3 और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, मतलब ये और छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। और इधर 1 से 2 बढ़े, 2 से 3 बढ़े, तो इसका मतलब ये बढ़ता चला गया, सबसे बड़े पर पहुंच गया। इस प्रकार से अगर हम इंटीजर को थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये बातें नजर आती हैं। आई होप इतना क्लियर है सबको। अगर इतना क्लियर है तो फिर से इंटीजर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बटेगा तो एक सबसे पहले 0 बनेगा, इधर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, इधर साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारा जो इंटीजर है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, 0, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब हमें यही चीज आगे बढ़ना है, इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और 0 क्या है और परस्पर उनके बीच का संबंध क्या है। आइए थोड़ा सा अब इनको अच्छे से और क्लियर कर दें। मैं पलट रहा हूं पेज को, यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। अगला पन्ना फिर से आप ओपन करिए। मैंने आपको क्या बनाया, इंटीजर बताया मैंने। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिसको आप डिनोट किससे कर रहे थे, या तो आई से या तो जेड से, ऐसे डिनोट कर रहे थे। मैंने कहा कि 3 भागों में, भाई अगर कलेक्शन ले ही लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ठीक। अब अगर हमने जब डिफाइन किया था नेगेटिव पॉजिटिव को और 0 को, तो उसके आधार पे क्लासिफिकेशन फिर से होगा, बंटवारा फिर से होगा। आइए उन बंटवारों को फिर से किया जाए। एक नंबर बनकर आएगा इंक्लूडिंग 0 कॉल्ड द इंटीजर, मतलब इंटीजर का ये कलेक्शन जो 0 से प्रारंभ होगा और ऑल काउंटिंग होगा, उसको हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको आप अक्सर W से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, कहते हैं कि 0 से प्रारंभ होकर के, मतलब अगर आप कलेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं बनकर आ रही हैं, ये सब क्या है, ये सब आपकी होल नंबर है, अर्थात पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे समझना है कि आपकी संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर सभी पॉजिटिव जो हमारे पास काउंटिंग इंटीजर्स है, वो सभी की सभी आपकी होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। अब अगर हम लोग थोड़ा सा छोड़ दें 0 को और 0 के बाद से बढ़ें तो अगला नंबर हमारे पास स्टार्ट होगा जो कहलाएगा नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। हिंदी में आप इसको कहिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप इसको कैपिटल एन से डिनोट करिए। किससे, कैपिटल एन से। ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल, अब इसमें केवल और केवल फर्क ये होता है कि 0 छूट जाता है, यहाँ 1 से प्रारंभ हो जाता है। 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक हम जितनी भी संख्याएं काउंटिंग में ले सकते हैं। मतलब 0 को छोड़कर अगर आप चढ़िए तो आप कहां तक जाइए, इनफाइनाइट तक जाइए, तो सब के सब आपके इंटीजर क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, जो कि कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इन पॉजिटिव में, इन मतलब धना, अच्छा देखिए जो मैंने कलेक्शन यहाँ पे बनाना शुरू किया है, मैं 0 से प्रारंभ कर रहा हूँ, इसको तो 1 से मैंने प्रारंभ किया। अब इसने तो 0 से अपने आप को प्रारंभ कराया है, इसने 1 से प्रारंभ कराया है। एक और कलेक्शन होगा जो कि ना 0 से प्रारंभ होगा ना 1 से प्रारंभ होगा, उसके प्रारंभ की जो बात होगी उसको डेफिनेशन से समझिए तो ज्यादा स्पष्ट होगा। नंबर होगा प्राइम, जिसको आप कहोगे अभाज्य। क्या बोलेंगे आप लोग, अभाज्य संख्या। इसको डिनोट नोट किसी से नहीं किया जाता, बस समझा जाता है। अब बात अगर अभाज्य की आएगी तो आप तक जरूर जाएगी, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि क्या है अभाज्य। आमतौर पर हम कहते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, उसी को हम अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य को मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं, अभाज्य संख्या को, तो ध्यान से देखिएगा, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी की तो आवश्यकता नहीं थी, बट अभाज्य की जरूरत है प्राइम नंबर की। मैंने कहा कि केवल केवल या पहले एक बात और ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले स्पेसिफाई कर देते हैं कि केवल ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे और केवल 2 गुणनखंड होंगे। केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। किसी भी संख्या के केवल 2 गुणन, देखिए धनात्मक पूर्णांक हो, केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं तथा 1 से कटे, स्वयं तथा 1 से कटे, वो आपके क्या है, अभाज्य है। मतलब अभाज्य को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप 3 बातें समझिए। एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा केवल 2 गुणनखंड हो, तीसरा स्वयं तथा 1 से कटे, वही संख्या अभाज्य है।
अब आप अगर इसकी बात अगर करो, इसकी शुरुआत करो, आप में से कोई अगर सोचे कि सर अच्छा एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में बैठे होते आप, मैं पूछता कि भाई हमको शुरुआत के 5, ऐसे नहीं, शुरुआत के 5 अभाज्य संख्याएं हमें गिन के बताइए। यस के सिंह बता दिए 2 3 5 7 सो ऑन बढ़ते जाइए। इधर से नहीं उत्तर आ रहा है, टेलीग्राम वाले कहाँ है भाई सब लोग, फटाफट दीजिए। अब है, बता रहे 2 3 5, अच्छा इधर सब शिफ्ट हो जाइए जल्दी से आप लोग, हाँ अच्छा रहेगा। 2 3 5 7 11, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपका अच्छा है। 2 3 5 7 मतलब लगभग लगभग आप सभी का क्लियर है। किसी के मन में अगर देखिए, उधर दिव्या जी ने 9 भी लिखा था, 9 मत लिखिएगा, गलती मेरे से भी होती है लेकिन आप मत करिए, बिल्कुल नहीं। किसी ने भी एक नहीं लिखा, ये बढ़िया है। इसलिए क्योंकि एक जो है अगर सोचा जाए तो कटेगा एक से और स्वयं से। बात सोचे तो ऐसी है आ रही दिमाग में कि एक खुद से कटता है और एक से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। लेकिन अगर गुणनखंडों की बात किया जाए तो गुणनखंड केवल एक ही होता है, दो नहीं होते हैं उसमें। जबकि मैंने कंपलसरी कर दिया कि आप हमें दो गुणनखंड लेके आना, तभी मेरे पास आना, हम डिफिनीशन में तभी स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका मतलब हम शुरुआत यहाँ पर दो से करेंगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ। मैं अभाज्य को प्रॉपर बताऊंगा, अभाज्य में बताऊंगा कि कब से कब तक कितने अभाज्य हैं, उन अभाज्यों का संबंध क्या है, ये सारी बातें। अभाज्य को कैसे चेक करेंगे, अभाज्य कितने के बीच कितने आ रहे हैं, ये सब बातें अभाज्य को लेकर के डिटेल से चली गई, डिटेल से जाएगी, तब जाकर के इसके संबंधित जो प्रश्न चाहे रेलवे में आते हैं, रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं अभाज्य से, एसएससी में पूछे जाएंगे, अक्सर जगहों पर केवल अभाज्य को पहचानने से ही प्रश्न आपके कई सारे बन जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहचान का मतलब इतना है कि अभाज्य यही है, कौन कौन, शुरुआत कहाँ से है, दो से है, और कंटिन्यू करते जाइए, उनको लेते जाइए जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जो खुद से कट रहे हैं और एक से, और अन्य किसी से नहीं कट रहे हैं, वही अभाज्य है। अगली डेफिनेशन बनकर आएगी अभाज्य के बाद एक और, जिसको आप कहोगे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या की बात किया जाए। अब थोड़ा भाज्य की भी डेफिनेशन जानना जरूरी है, ठीक है। अभाज्य तो जान लिया आपने, भाज्य संख्या को समझ लीजिएगा। अब एक होता है कि जैसे जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। एक डेफिनेशन में अगर कोई हमसे पूछेगा, हम उसको तो ये बता ही सकते हैं ना कि सर जो है जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। हाँ देखिए, कुछ लोग हमें अच्छे डेफिनेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक कन्फर्म है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, इसके क्या हो, कम से कम, ध्यान से देखिएगा, कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। मेरी बात समझिए, कम से कम 3 गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी से भी कटे, मतलब खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा भी कम से कम किसी अन्य से कटे, तो वह आपका भाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सोचो, मान लो मैंने जैसे कहा 4 है, जैसे मैंने कहा 4 है, देखो एक से कटता है, 4 से कटता है, 2 से भी कटता है, ठीक है। इसका सेंस यही है कि जो खुद से कटता है, एक से कटता है, उसके अलावा भी किसी ना किसी से जरूर कटता है। कम से कम किसी और एक से कट जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहे दसियों से कट जाए, उससे फर्क नहीं है। अब जैसे 6 है, सोचो एक से कटता है, 6 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। 10 है, 10 कटता है, एक से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है। 12 है, एक से कटता है, 12 से कटता है, 2 से कटता है, 6 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी आपकी क्या है, भाज्य हैं। जो कि अभाज्य नहीं है वो सब लगभग लगभग आपकी भाज्य है। तो मतलब कहने का सेंस हुआ 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब संख्या आपकी भाज्य है। तो भाज्य मतलब जो स्वयं तथा एक के अलावा भी किसी अन्य से कट जाए। तो डिफिनीशन में ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर दोनों की बात करें हम लोग, एक ध्यान दीजिएगा, इसका केवल 2 गुणनखंड और इसके कम से कम 3 गुणनखंड, ये दो बातें आपको जानना आवश्यक है। इन्हीं से हम कैटेगरी निर्धारित करते हैं। ये बात हो गई हमारे पास भाज्य अभाज्य की, या संख्या जो पूर्णांक थी उनके बंटवारे की, उनके क्लासिफिकेशन की। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया, इसमें किसी को समस्या नहीं है, नहीं है। अब ये पूर्णांक जो है, फिर से कुछ क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ तक तो फिलहाल सबने नोट कर लिया, हालांकि स्क्रीन चली जाती है तो टेंशन नहीं रहती होगी आप लोगों को, आप मैनेज कर लेते होंगे। इंटीजर जो है, हम एक बार फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पूर्णांक हमारे पास हैं, अगर आप उनकी कैटेगरी बनाना ही चाहते हैं तो एक बार और कैटेगरी आप बना सकते हैं। उनको भी थोड़ा समझ करके आप देखिए तो आपको कंफर्म कई बातें हो जाएंगी। आपने नोटिस किया कि भाई पूर्णांक ही है,
तो पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है कि वो कलेक्शन आपको दिख ही रहा है, माइनस इन्फिनाइट, माइनस सो ऑन बढ़ते चले गए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन प्लस इन्फिनाइट। ये हमारे पास पूर्णांक का कलेक्शन है। अगर इस पूर्णांक के कलेक्शन की बात किया जाए तो ये कन्फर्म है कि हमने जो बंटवारे किए थे अभी तक केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ से लिया था ना, धनात्मक की तरफ से, ऋणात्मक की तरफ से कोई हम उसका नामकरण या कोई स्पेशलाइजेशन उसके बारे में हमने स्पष्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर हम फिर से बंटवारा कर सकते हैं और बंटवारा 2 बनकर आएगा। एक हमारा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर। इवन नंबर को आप कहेंगे सम संख्या। क्या कहेंगे? सम संख्या। बहुत आसान होता है, लेकिन इतना जरूर पहले जान लीजिए कि जो सम होगा, जैसे आपने अगर कभी भी फंक्शन में पढ़ा होगा, तो अगर वह संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है, कोई भी है, लेकिन एक स्पेशली एक कैटेगरी को निर्धारित कर ले कि वह 2 से कट जाए, तो वह सम संख्या है। मतलब यहाँ पर अगर हमसे कोई कहेगा कि क्या ऋणात्मक संख्याएं भी सम होती हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती है। मेनली हमारा कैलकुलेशन धनात्मक पर होता है, लेकिन हम जो फोकस करते हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों की तरफ। तो मैं कहता हूं कि जिन संख्याओं के अंत में यदि आपको शून्य दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो वह संख्या आपकी सम संख्या है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा ये हो जाएगी कि 2 से 2 से पूर्णतः कटे, 2 से पूर्णतः कटे, अर्थात अगर मैं 2 से उस संख्या को विभाजित करूं तो वह 2 से पूरी तरह से कट जाए। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं। कौन? इवन नंबर। तो इवन में आपको अगर किसी को पहचान करना है कि वह इवन है, इंड चेक करिए, अंत चेक करिए। जैसे मैंने लिखा 4, 2, 3, 9, 8, 7, 6। मैं आपसे पूछूंगा क्या यह इवन है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि अंत 6 से है। तो अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो कंफर्म वह संख्या आपकी एक सम संख्या है। तो सम के लिए बस आपको इतना जानने की आवश्यकता है। अब यहीं पर दूसरी कैटेगरी भी बनकर आएगी जिसका नाम होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में भी आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें ही है। ऑड मतलब विषम संख्या। विषम संख्या ये लगभग दोनों एक ही तरह से एक ही नेचर पर काम कर दिए, डेफिनेशन भी यही बनकर आता है। इनके अंत में इनके अंत में आपको 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा, 9 दिखेगा। वैसे भी 10 डिजिट होते थे, 5 डिजिट वहां रख दिया, 5 डिजिट यहाँ रख दिया, तो 0, 2, 4, 6, 8 वहां कर दिया, 1, 3, 5, 7, 9 इनको बुला लिया, अंत में दिख गए। 2 से पूर्णता नहीं कटते हैं, 2 से पूर्णता नहीं कटेंगे, 2 से पूर्णता नहीं कटेंगे, 2 से पूर्णता नहीं कटेंगे। साथ साथ हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं। इस प्रकार से संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं और पूर्णांक को हम बांटे हैं और बांटेंगे तो हमें ये सब चीजें नजर आई हैं, जो कि इवन, ऑड, प्राइम, इवन, कंपोजिट, ये सब चीजें हमारी बनकर आ रही हैं। होप सो क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है। अब इतनी बातें अगर आपको कन्फर्म समझ में आ गई है तो कुछ बातें और मेरी तरफ से आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ तक कन्फर्म ही हो गया सबको। जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे अभी तुरंत लिखवा देता हूँ, वो फैक्ट्स आप लिखते चलिएगा, फिर हम डेफिनेशंस की तरफ और आएंगे, थोड़ा क्लासिफिकेशन पर और बातचीत कर लेंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले हम बात करें एक की। एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। अगर आप एक को नोटिस करिए, संख्या एक इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। आप अंग्रेजी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाइदर। बस अंग्रेजी में क्या रहेगा कि जैसे होता नहीं, कभी कभी स्पेलिंग नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा पता है, डॉक्टर वाली राइटिंग ऐसे छोड़ दूंगा, फला नाइदर ये हो गया ना। अंग्रेजी में जब नहीं आता है कभी तो ठीक है लिख दिया, आप लोग मान लिया करिए। डॉक्टर लोग ऐसे तो लिख देते हैं ना और सब समझ जाते हैं उनकी लिखावट को। भाई जब स्पेलिंग नहीं आएगी तो मैं भी ऐसे ऐसे करके ऐसे खत्म हो गया। ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये हो गई बातें। आगे बढ़िएगा। दूसरा, दो सबसे छोटी अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, दो सबसे छोटी, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इससे एक बात और कंफर्म होती है, जो ध्रुव विरोधी हैं, कौन कौन?
अच्छा हिंदी में लिखा था, ये तो और अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में दवा नहीं आती है। हुँ। ओके, एमपी के थे, चलिए बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ही 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। मेरी बात को समझिए। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है ना? अच्छा, मतलब ये मेरा कहने का सेंस है कि जैसे अभाज्य को डिफाइन अगर मैं करूँगा और सम को डिफाइन करूँगा, तो अभाज्य को डिफाइन करना ना कटने से प्रेरित होता है। कहते हैं कि जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, डेफिनिशन में ना कटे की बात आती है, मतलब नॉन डिविजिबिलिटी की बात आती है। जबकि अगर हम सम की बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी की बात आती है कि जो 2 से पूरी तरह से कटे। सोचो वो उसकी डेफिनिशन का नेचर ही कुछ है, उसकी डेफिनिशन का नेचर कुछ है। लेकिन जब बात आई यहाँ पर प्राइम की, तो जो अभाज्य की शुरुआत, अब सोचो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर है। अभाज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सम संख्या से होती है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आगे कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती, क्योंकि आगे की जितनी संख्याएं होगी वो 2 से मतलब कि 2 से कटेंगी नहीं, या किसी से नहीं कटती, 2 से कहां से कटेंगी? 2 ही एक ऐसी संख्या थी जो कि अभाज्य की शुरुआत करती है, और पहली वह अभाज्य संख्या है, मतलब ओनली वन प्राइम नंबर जो कि इवन भी होती है। आगे बढ़ता हूं। एक को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, एक को छोड़कर सभी एक को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। एक को छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, परंतु परंतु सभी विषम संख्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती। आप सोचिए, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर एक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक नहीं यार, हम यहाँ गलत लिखे हैं, 2 को छोड़ने की बात कर रहे थे। एक तो होता ही नहीं उसके रेंज में ही। ठीक है? यस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएँ विषम संख्या होती हैं। भाई अभाज्य की शुरुआत 1 से थोड़ी होती है, 2 से होती है। तो 2 को अगर निकाल दो, बाकी सबकी बात करो, 3, 5, 7, इन सब की बात अगर यहाँ पर करें, कोई बात नहीं, विवेक अच्छे से पढ़िए, ड्यूटी पे हैं आप, ड्यूटी पर भी फोकस करिए और पढ़ाई भी करिए। मेरा कहने का मतलब, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्याएँ विषम होती हैं, परंतु सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती हैं। बाकी की बात अगर सोचो, जैसे विषम में अगर आप देखिए तो 9 है, तो 9 कहाँ अभाज्य होता है? 9 तो आपका अगर देखा जाए तो भाज्य है, क्योंकि 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाता है। मेरा कहने का अर्थ यही था कि 2 को छोड़ दो तो सभी अभाज्य विषम होती हैं, परंतु सभी विषम अभाज्य नहीं होती हैं। अब जब सम विषम चर्चा ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक लाइन सम विषम के बारे में भी जान लें, कि अगर हम कभी दो सम को जोड़ेंगे, दो सम को जोड़ेंगे, अगर दो संख्याएं सम हैं, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा, हमेशा सम मिलेगा। दो विषम को भी जोड़ेंगे तो भी आपको सम ही मिलेगा। लेकिन अगर एक सम को ले लें और एक विषम को ले लें, इनको जोड़ दें, तो हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। मेरा कहने का अर्थ है कि दो संख्याएं अगर सेम नेचर की हैं, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, उनका जोड़ हमेशा इवन आएगा। लेकिन अगर दो संख्याएं ऑड और इवन नेचर की बनकर आई हैं, इनका नेचर हमेशा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट हैं, जो अभी तो जनरल फैक्ट्स आप देख रहे हैं। इतने फैक्ट्स के बाद भी कई सारे फैक्ट्स अभी आपको मुझे बताने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक बात और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जीरो जीरो भी एक सम संख्या है। इवन जीरो की बात अगर करा जाए तो जीरो अपने में बहुत व्यापक नंबर है, जीरो का उपयोग मैं आपको समझाऊंगा। जीरो भी एक सम संख्या है, याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जीरो के बारे में, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर जीरो भी एक सम संख्या है। बहुत बढ़िया रवि, चलिए चलिए अच्छे से काम भी करिए, पढ़ाई भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो भी एक सम संख्या है। अब आप इसको अप्लाई कर करके देखोगे किसी भी सम संख्या के साथ, मान लो जैसे दो सम संख्याएं जोड़ी है, 2 और 4 देखिए 6 आएगा, 3 और 5 देखो 8 आएगा, दो विषम को जोड़ा, एक सम लो 2 और एक विषम लो 5, 2 5 देखो 7 आएगा। अगर हम जीरो रख करके चेक कर लें, मान लीजिए हमने जीरो को सम के साथ रखा, 0 + 4, 0 + 10 हमेशा इवन ही आएगा।
जीरो को अगर हम ऑड के साथ रख लें, तो जीरो को अगर हम ऑड के साथ रख लें तब भी देखिए आपके साथ क्या हो जाएगा, ऑड ही आएगा, मतलब उस नेचर को फॉलो करेगा। हम इसलिए कंफर्म है कि जीरो भी क्या है, एक सम संख्या है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है उसका एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए अभी तक में। फिर मैं आगे की एक्टिविटी कल हमारी जो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इन नंबर्स के बारे में। इस पे संबंधित कई सारे फैक्ट को मैं आपको स्पष्ट कराऊंगा कल की क्लास में। और जितना कुछ आप पढ़ रहे हैं इसमें वन लाइनर हम लगभग 30 प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे, 25 से 30 प्रश्न। इनको हम लोग यहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आपने नंबर्स को अगर डिफाइन किया तो हमने सबसे पहले आपको कहा कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बनता है रियल नंबर, रियल नंबर जिसको आप कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा बना इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको आप कहोगे काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को भी दो भागों में हमने बांटा है। एक आपका बन रहा है इंटीजर, इंटीजर सॉरी, एक आपका बन रहा है रैशनल नंबर, जिसको आप हिंदी में कह रहे थे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा आपका बन रहा था इरेशनल, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए रैशनल को आपने डिवाइड किया दो भागों में। एक बना आपका इंटीजर जिसको आपने कहा पूर्णांक, और एक बना फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल अर्थात भिन्न संख्या। अब देखिए आगे चलते हैं। पूर्णांक को भी दो भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में। एक आपका जीरो, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आगे बढ़िए और समझिए। यहां से सबसे पहले बनेगा होल नंबर, पूर्ण संख्या, डब्ल्यू से डिनोट करते थे, इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते थे, रैशनल को क्यू से डिनोट करते थे, रियल को आर से डिनोट करते थे। अगला बन रहा था प्राइम सॉरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एन से डिनोट करते थे। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। इसमें दो भाग और बटे थे, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बना लेना चाहिए अपनी कॉपी में जैसा हमने बनाया है। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा आप ऐसे बना लीजिए जैसे बनाया। इस पर संबंध लगभग वन लाइनर में 30 प्रश्न मैं कल की क्लास में स्पष्ट करूंगा। ये टॉपिक पूरी तरह से आपका यहीं से शुरू होगा जहां पे मैंने एंटर कर रखा हूँ आज, जहां से मैं आज समाप्त कर रहा हूँ यहीं से कल के लिए तैयार रहिएगा। और कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ईमान कर चलिएगा। आशा करता हूँ जितना आज मैंने पढ़ाया उतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।